नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार है वो अपनी स्टडी का अध्ययन कर रहे होंगे, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक अच्छा प्रयास कर रहे होंगे। हमने एनसीईआरटी पॉलिटी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने अभी तक हैं वो 13 लेक्चर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं हम, जिसमें हमने इस बुक के 10 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा ये चैप्टर नंबर 11 होगा, संघ राज्य संबंध, जो रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, जो संघ और राज्यों के बीच में संबंध हैं उनके बारे में हम इसको करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और इससे हुए जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसएससी हो, एचएसएससी हो, अदर स्टेट एग्जाम हो, सभी में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप ये पढ़ सकते हैं। आप सी-डी ग्रेड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इससे पहले लुसेंट पढ़िए, उसके बाद इसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ यदि आप डीपली जो है पढ़ना चाहते हैं पॉलिटी को, तो आप जो है परीक्षा वाणी की बुक आती है वो आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है परीक्षा वाणी की, उसको पढ़ सकते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए आप लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ें। तो चलिए करते हैं शुरुआत बेहतरीन से लेक्चर की इस मोटिवेशन के साथ। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। बच्चे सेल्फ स्टडी से भी ऐसा नहीं है कि कोचिंग से या मतलब कोचिंग वाले ही आगे जाते हैं, सेल्फ स्टडी से भी बच्चे बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं। और आप इस लाइफ के अंदर आप जब भी एग्ज़ाम देते हैं आप असफल भी होंगे, सफल भी होंगे, सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, लेकिन आपको जो है कोशिश जारी रखनी है, हौसला बनाए रखना है, आपको अंत में मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने जो आपकी ऐप है टारगेट विद गोस्वामी वो डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए अभी और डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है और यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे और डेली करंट अफेयर, डेली स्टैटिक जीके की पीडीएफ्स मिलेंगी। तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है? सबसे पहले मैंने आप सबको बताया, उस पे बात पे गौर कीजिए। हम पढ़ रहे हैं, आज का जो हमारा लेसन है वो संघ और राज्यों के जो है बीच में रिलेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। राज्यों के मध्य संबंध, कैसे रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, संविधान का जो आर्टिकल 1 है आपका अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है, भारत या हम इंडिया कहते हैं जैसे, राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। ऐसा जब हमारा संविधान बना और सारी चीजें हुई तो कहा गया कि राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट होगा ये। भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, संघ और राज्यों के बीच मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया, बंटवारा किया गया। संघीय शासन प्रणाली का एक आवश्यक लक्षण है ये, देखिए भारतीय संविधान का स्वरूप क्या संघात्मक है, किंतु भारत के लिए फेडरेशन शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द यूज किया गया आपसे पूछ ले तो यूनियन शब्द यूज किया गया। कौन सा? यूनियन शब्द यूज किया गया, संघ शब्द यूज किया गया। इसका कारण यह है कि भारतीय संगठक इकाइयों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं, बल्कि इसका जो रूपरेखा है वो संविधान द्वारा तैयार की गई है। सारी चीजें संविधान को ध्यान में रखकर जो है सारा सिस्टम तैयार किया गया है। और भारतीय संघीय प्रणाली है, आपसे पूछ ले कहाँ से ली गई है तो वो कनाडा से ली गई है। कहाँ से लिया है हमने ये? कनाडा देश से ली गई है, ठीक है। अब क्या है कि हम इस पे बात करें, कनाडा के समान भारत में भी संघ और राज्यों की शक्तियों का संविधान स्पष्ट रूप से उल्लेख है। जो अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्रदान की गई है, एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। और इस प्रकार भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी क्या है, केंद्रात्मक है, ठीक है, मतलब केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। आप देखेंगे कि आपातकाल की स्थिति जैसे इमरजेंसी
कोई लागू होती है तो क्या होता है कि जो एक प्रकार से एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है, मतलब जो राज्य की पावर है वो भी केंद्र के पास चली जाती है, मतलब जब इमरजेंसी लगती है। और एक देश की अखंडता, एकता और अखंडता के लिए ऐसा आवश्यक भी है, ठीक है, उचित नहीं आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक भी होता है। अब क्या है, भारतीय संविधान द्वारा विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है 3 टाइप से, जैसे इनको बांटा गया है। जैसे लेजिस्लेटिव रिलेशन होगा, जैसे आर्टिकल 245 से 255 के बीच में, ठीक है, 245 से 255 3 तरीके से इनको बंटवारा किया गया, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया केंद्र और राज्यों के संबंध को। फिर प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, आर्टिकल 256 से 263, और जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो 264 से 293 है। तो सारी बातें हम करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। थोड़ा सा आपको बताना था कि इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, हाँ, विधायी शक्तियां जो हैं, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में है? 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, विधायी शक्तियों का, ठीक है, विधायी शक्तियां कौन सी शक्तियां होती हैं? विधायी शक्तियां लेजिस्लेटिव रिलेशन वाली जो संबंध हैं, शक्तियां हैं, जो पावर हैं, वो आपकी अनुसूची कौन सी में आती हैं? तो वो 7वीं में आती हैं। कौन सी अनुसूची में आती हैं? 7वीं में। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियां जो है, लेजिस्लेटिव जो पावर्स का वितरण का उल्लेख है, वो संविधान की 7वीं अनुसूची में, बी इसमें आपका राइट होगा। देखिए, संविधान का जो भाग है 11, ठीक है, भाग 11 के आर्टिकल कौन सा होगा आपका? 246 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडलों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। 3 टाइप की सूची हैं, एक संघ सूची होती है आपकी, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, कॉन्करेंस लिस्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है। मैं बताऊंगा इनमें क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना कीजिए, ठीक है। वित्तीय संबंध मतलब कौन से? फाइनेंशियल रिलेशन की बात हो रही है। फाइनेंशियल रिलेशन मैंने आपको मैं बता के हटा था, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है, हम बात करें 168 से 171 नहीं, 268 से 293, ठीक है। तो आप, ये भी नहीं है, ये भी, ये बी आपका राइट होगा, 268 से 293, ठीक है। 200, वैसे तो ये 264 से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, 264 से स्टार्ट हो जाते हैं वैसे तो इसके अंदर हम बात करें तो संघ और राज्यों के मध्य जो फाइनेंशियल रिलेशन का उल्लेख है, वो एक तो भाग पूछ ले आपसे, तो भाग 12 में है। कौन से भाग में? भाग 12 के अंदर। और आर्टिकल 268 से 293 इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार हम बात करें तो इसमें क्या होगा, भारत का जो संचित निधि होगा, ठीक है, संचित निधि, और एक होता है आकस्मिकता निधि, एक होता है वित्त आयोग, तथा संघ राज्यों के बीच जो टैक्स होता है, करों के अधिरोपण मतलब कलेक्टिंग, जो इकट्ठा करना है, वो सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। तो राइट आंसर होगा 268 से 293। निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? समवर्ती सूची, देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट, ठीक है, CURRENT, कॉन्करेंट जो है लिस्ट, समवर्ती सूची। एक होगी आपकी यूनियन जो संघ सूची होती है, एक स्टेट होती है, एक राज्य सूची, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो इसके अंदर आपको शेयर बाजार, वायदा बाजार, वन्य जीव पक्षियों के संरक्षण, वन मजदूर संघ, तो ए है, ये जो है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। शेयर बाजार की हम बात कर रहे हैं, ये इसके अंदर जो है नहीं आता है। किस में नहीं आता है? समवर्ती सूची में नहीं आता है। शेयर बाजार, शेयर मार्केट और जो फ्यूचर मार्केट है वो संघ सूची का विषय है। कौन सी का है? संघ सूची का, ये आपका होगा संघ सूची का।
कुछ बातें बता देता हूँ। संघ सूची में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे विदेशी मामले होते हैं वो होते हैं, नागरिकता के बारे में, संचार, परमाणु ऊर्जा, युद्ध और शांति, बीमा, खनिज, शेयर बाजार हो गया, संधि एग्रीमेंट होते हैं जो, रेलवे हो गया, डाक हो गया आपका, समुद्री और हवाई रेल मार्ग की बात करें, बंदरगाह, बैंक, विदेशी व्यापार, या फिर आपकी जो जनगणना होती है, जैसे 2021 की जनगणना 2011 में हुई थी, पहले 10 साल के अंतराल में होती है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आती है। स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मुद्रा, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक आरबीआई, आयकर, सीमा शुल्क, निर्यात, निगम कर, सेवा कर जो है, जीएसटी हो गया जैसे अभी, तो ये कर अलग अलग होते हैं। जीएसटी तो स्टेट में भी मतलब लिया जाता है, तो लॉटरी वगैरह ये सारी इसी में आते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब वन्य जीव, ये सारे अब किसके हो गए, मजदूर, वन, ये तो सारे किसके हैं, समवर्ती सूची के हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया आपके, विवाह के आर्टिकल, कारखाने, मजदूर, जनसंख्या नियंत्रण, न्याय, प्रशासन। ठीक है, ये सारे, विद्युत हो गया आपका, ये तमाम चीज़ें हम बात करें, वन्य जीव, जंतुओं का संरक्षण हो गया, समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्राएं, ये सारी की सारी किस में आती हैं, आपकी समवर्ती सूची में आती है। राज्य सूची की बात करें तो लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार, मेले, पशुपालन, सिंचाई, गैस, शराब, मनोरंजन, ये सारे उसी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक जो पिछले क्वेश्चन पे हम गौर करें तो इसमें वन्य जीव एवं जो पक्षियों का संरक्षण है, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है, इसको है वो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? वन, न्याय प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो राइट होगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए राज्य सूची मतलब स्टेट की जो लिस्ट है उससे हटाकर समवर्ती सूची जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें शामिल किए गए हैं। तो ये तीनों ही हैं। वन भी अब किसके अंतर्गत आते हैं, हम बात करें समवर्ती सूची में, और न्याय प्रशासन भी इसी के अंतर्गत आता है, शिक्षा भी इसी में आता है, एजुकेशन है जो इसी में आता है, मजदूर संघ, कारखाने, ये सारे के सारे, विद्युत हो गया, जनसंख्या नियंत्रण भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्वच्छता, औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, ये सारे के सारे इसी में सम्मिलित हुए हैं। तो वन, जनसंख्या नियंत्रण, न्याय प्रशासन, ये भी 42वां संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन 1976 में जो है इसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बड्समैन की स्थापना की सिफारिश की? बलवंत राय मेहता समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, के स्थानम समिति। ठीक है, तो राइट आंसर इसका आपका होगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ये तो आपको पता है, ये पंचायती राज से संबंधित थी, बलवंत राय मेहता समिति। और हम बात करें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है जो, ये वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित किया गया था 2005 में। वीरप्पा मोइली, ठीक है, वीरप्पा मोइली, इसकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बोलते हैं इसे हम, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर स्थानीय सरकारों के लिए लोकपाल
ठीक है। लोकपाल इंग्लिश का वर्ड है ये ओम्बड्समैन, ठीक है, वैसे हिंदी में बोलते हैं लोकपाल, की स्थापना का सुझाव दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, संचार, विदेशी मामले। तो जो आपराधिक मामले है, ये मामला है वो समवर्ती सूची का है। आपराधिक मामले हैं वो समवर्ती सूची का विषय है, जबकि संचार, विदेशी मामले, संचार और विदेशी मामले किस में आते हैं? ये दोनों आपराधिक तो हो ही गया, संचार और जो विदेशी मामले हैं ये किसका पार्ट है? यूनियन लिस्ट का पार्ट है, संघ सूची का पार्ट है। ठीक है, संघ सूची का। और पुलिस की हम बात करें तो पुलिस किस में आती है? आपके स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, आपकी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है भाई, चलिए। अंतरराज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन सा प्राधिकृत है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, संसद या राज्य विधायिका? ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? एक क्वेश्चन बीच में रह गया अपना। चलिए पहले ये देख लेते हैं। अंतरराज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, संसद या फिर जो है विधायिका? तो राइट आंसर होगा आपका पार्लियामेंट, संसद है। हम बात करें इंटर स्टेट ट्रेड बोलते हैं अंतरराज्यीय व्यापार, संघ सूची का विषय है ये। किसका विषय है ये? संघ सूची का। संघ सूची का विषय होगा। तो इसके ऊपर हम बात करें, इस पर कर लगाने का, कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास होता? पार्लियामेंट के पास होगा, संसद के पास होगा। संघ सूची, यूनियन लिस्ट में विषयों की संख्या कितनी है? जो संघ सूची है उसमें विषयों की संख्या 97 है। कितनी है? 97। देखिए, भारत के मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय हैं। कितने हैं? 97, 97 विषय हैं। समवर्ती सूची की बात करें, समवर्ती सूची में 47 हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में कितने हैं? 47 विषय हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य सूची में। तो राज्य सूची के अंदर 66 विषय हैं। कितने हैं? 66। जबकि वर्तमान में संघ सूची में, अब देखो इसमें यहाँ ऑप्शन नहीं है, लेकिन वर्तमान के अंदर हम बात करें तो इसमें 100, ठीक है, 3 बड़े हैं। और समवर्ती सूची में हम बात करें तो अब 52 है वर्तमान में, आपसे पूछे। और राज्य सूची में अभी कम होके कितने हो गए? 61 हो गए। कितने हो गए? 61। तो आप देख लो, मूल संविधान में संघ सूची में 97 ऑप्शन में दे रखा है, अभी 100 भी ऑप्शन में मिले तो 100 करना आपको। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 है। और राज्य सूची में अब 61 है, पहले 66 थे, 66 थे। भारतीय संविधान का आर्टिकल 249 किससे संबंधित है? आर्टिकल 249 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, राज्य सूची के विषय में संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो आपका राइट आंसर होगा डी, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। संसद आप सबको पता है राष्ट्रपति, लोकसभा और किससे राज्यसभा से मिलकर आपकी पार्लियामेंट बनती है। संविधान का जो आर्टिकल 249 है, यदि राज्य सभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे और राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व, नेशनल इंटरेस्ट का है, तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्यसभा का पारित किया गया जो संकल्प होता है, रिजोल्यूशन है, अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए जो है अवधि तक है वो प्रवर्त रहेगा, मतलब इनफोर्स रहेगा। ठीक है, तो इसका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों पे। तो समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची में स्थानीय एवं राष्ट्रीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है। इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो पार्लियामेंट, राज्य विधानमंडल दोनों को है।
किंतु पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई जो विधियों के विरोध होने पर संसद द्वारा बनाई गई विधि क्या होगी, मान्य होगी। मतलब जो पार्लियामेंट करेगी, जो संसद करेगी वो उसमें मान्य होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। अंतर्राज्यीय, हमने ऊपर भी ये पढ़ा था, आपको पता होगा, जिसमें कौन संसद जो है कर लेने और कानून बनाने का अधिकार संसद का होता है। इसमें हम बात करें अंतर्राज्यीय परिषद की, हम बात करें तो इसके अंदर जो है अंतर्राज्यीय परिषद है, इसमें का गठन से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा है तो ये 263 होगा, आर्टिकल 263। देखिए संविधान का आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद जो इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान किया गया है, इसकी स्थापना सरकारिया आयोग, कौन सा आयोग था, सरकारिया आयोग, सरकारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 18 मई 1990 को हुई। ये एक संवैधानिक संस्था है और इसका उद्देश्य संघ और विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी समन्वय की स्थापना करना है। ठीक है। क्षेत्रीय परिषदों रीजनल काउंसिल का सर्जन हुआ है संविधान द्वारा या फिर संसदीय, हम बात करें कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो राइट आंसर होगा संसदीय कानून द्वारा, बी राइट होगा। संसद द्वारा पारित अधिनियम से वर्ष 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई, दक्षिण, उत्तर, मध्य, पूर्व तथा पश्चिम। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व के लिए 6ठी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब हुई, इनकी तो कब हुई थी 1956 में, और जो उत्तर पूर्व की जो है कि 6ठी जो क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1971 में की गई। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है, जैसे अभी गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित, मतलब ना ही तो लगाया जा सकता और ना ही उसको कलेक्ट किया जा सकता, इकट्ठा किया जा सकता। तो ऐसा आर्टिकल 265 में है, अनुच्छेद 265 265। संविधान का जो आर्टिकल 265 है उसमें विधि के प्राधिकार, अथॉरिटी ऑफ लॉ से ही कोई जो कर है वो है कलेक्ट किया जा सकता है, अन्यथा आप नहीं ले सकते। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। सरकारी आयोग, राजमनार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, पुंछी आयोग। तो जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है वो इससे संबंधित नहीं है, आयोग समिति संघ राज्यों से संबंधित। ठीक है। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति किससे, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, चुनाव सुधारों के लिए। ठीक है। जो इलेक्शन के सुधारों के लिए इसका गठन हुआ था 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से वित्त उपलब्ध कराने जाने की जो है व्यवहार्यता का अध्ययन करना होता है। इस समिति के राजनीतिक दलों के चुनावी जो खर्च हैं राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था लागू करने का समर्थन किया गया है। इस व्यवस्था से उनकी राजनीतिक दलों का लाभ होगा जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये बाकी तीनों के तीनों हैं वो संघ राज्य संबंधों से संबंधित हैं, सरकारी आयोग, राजमनार समिति और पुंछी आयोग। इंद्रजीत गुप्ता ये चुनाव सुधारों के लिए इसका गठन हुआ है। समझ आ गया, क्लियर आपको। ठीक है। एक और क्वेश्चन था, वैसे ही बता देता हूँ आपको। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं किस में शामिल होती हैं, किसके पास होती हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो संसद के पास होती हैं। किसके पास होती हैं, आपकी संसद के पास होती हैं, क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ जो का उल्लेख किया गया है और भारत में अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का जो कानून बनाने का अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है। जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों में तथा कनाडा में अवशिष्ट शक्तियाँ संघ सरकार में निहित है। मतलब अलग अलग जो है देश हैं उनका अलग अलग सिस्टम होता है। ठीक है। अब कुछ बातें और मैं आपको बता देता हूँ, इन्हीं से जुड़ी हुई बातें हैं वो। ठीक है। जो संघ और राज्यों के मध्य संबंध रिलेशन से है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे वित्तीय आपातकाल या आपातकाल लग जाता है, इमरजेंसी लग जाती है, तो संघ के पास पावर चली जाती है। मतलब जो है
राज्यों से संघ के पास। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान आपसे पूछ ले तो आप इजीली बता दोगे, आर्टिकल 360 में होता है ये। राष्ट्रपति कब वित्तीय आपातकाल जो है उद्घोषणा कर सकता है? भारत का वित्तीय स्थायित्व संकट होने पे, मतलब पैसे की कमी आने पे। ठीक है, हमारे अभी तक नहीं लगा है, भारत में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि वित्तीय आपातकाल लगा हो। समझ आ गया? ठीक है, चलिए, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने कर ली हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, अभी तक आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टा पे जीके बाय गोस्वामी सर फॉलो कर लें, ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, यहाँ बहुत सारा डाटा आपको फ्री में मिलने वाला है। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम, ये मेन चैनल है टेलीग्राम टारगेट विद गोस्वामी, तो इसको आपको @GOSWAMISIR गोस्वामी सर ये सर्च करेंगे, लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जोड़ सकते हैं। और ये जितने भी पॉलिटी के लेक्चर हुए इनकी PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो NCERT POLI पॉलिटी ये आप सर्च कर लो टेलीग्राम पे। इस पे सारे PDF 13 लेक्चर के, अब ये 14 लेक्चर है तो इसका भी PDF वहीं पर है। ठीक है, जाइए डाउनलोड कीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन स्किप कर देते हैं। चैनल ज़रूर इससे जुड़ें ताकि सारे के सारे कंप्लीट पॉलिटी आपको यहीं मिल जाए। और अभी जल्दी आपके लिए मैं ज्योग्राफी लेके आने वाला हूँ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके आप अपना कोई भी सुझाव दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू।